नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी बड़ी प्यारी कहानी है, बड़ी हृदयस्पर्शी कहानी है। कहानी का नाम है एहसान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कविता ने जब अपने प्यारे पिता की ये अवस्था देखी तो उसे बहुत बहुत बुरा लगा। आज वो अपने पिता की तबीयत देखने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए मायके आई थी। वो पिता जिसने कविता और उसके भाई इन दोनों को माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों देकर बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था, आज वो इस हालत में पड़ा हुआ देखकर उसका मन रो उठा। उनका पूरा बिस्तर गंदगी से भरा हुआ था। बहू और बेटा दोनों ही उनकी बिस्तर की साफ सफाई करने को बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते थे। कविता को अपने पिता की यह स्थिति देख के अपनी रुलाई रोकना मुश्किल हो रहा था। उसके पिता महेश जी जैसे ही रिटायर हुए, उसी के बाद कुछ ही 1 आध 2 महीने में उनको लकवे का झटका लगा था और उसकी वजह से वे बेटा और बहू के दया के आसरे जी रहे थे। कमजोर होते होते बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए थे। 2 2 दिन उनको खाने के लिए कुछ भी दिया नहीं जाता था। बेटा और बहू दोनों ही ये जानते थे कि बाप को लकवा हो चुका है, इसलिए वो अपने मुंह से किसी को भी इनकी शिकायत तो कर नहीं सकता था। और वो दोनों ये चाहते थे कि पिता उनका इसी तरह से बिस्तर में पड़े पड़े भूखा प्यासा जल्दी मर जाए, तो उन्हें उनकी सेवा न करनी पड़े। कविता ने एक टॉवेल को गीला किया और अपने पिता को जैसे तैसे करवट बदला बदला कर साफ किया, उनका बिस्तर साफ किया। बिस्तर पता नहीं कितने दिनों से उनके नीचे वैसे ही पड़ा था। गंदगी और दुर्गंध के मारे कविता का सिर भन्नाने लगा था। पता नहीं महेश जी किस तरह से उस बिस्तर में सोते थे। पता नहीं उन्हें इस बिस्तर पे नींद लगती भी थी या नहीं, और नींद आती भी कैसे। भूखे पेट कभी आदमी सो पाता है? कविता को अपने भाई का स्वभाव और उसकी लापरवाही बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। वो खुद भी विवाहित थी, उसे भी बच्चे थे और वो दूसरे शहर में रहती थी। कभी कभार वो अपने पिता के हालचाल जानने के लिए, उनकी तबीयत देखने के लिए आ पाती थी और अपने पिता की अवस्था देख देख के उसे बहुत बुरा लगता था। महेश जी को एक बेटा और एक बेटी ही थे। पत्नी का देहांत तो जब कविता 5 वर्ष की थी तभी हो गया था। उसके बाद से महेश जी ने ही दोनों बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला था, बड़े लाड प्यार से बड़ा किया था। वे खुद एक स्कूल में मामूली सी नौकरी करते थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए उनकी अच्छी इंक्रीमेंट लगती गई और बाद बाद में उनका पैसा अच्छा मिलने लगा था। उसी पैसों में उन्होंने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। उन दोनों बच्चों की शादी भी कर दी। इस तरह से उनके सारे कर्तव्य तो उन्होंने पूरे कर दिए थे और सोचा था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो घर में आराम से बैठूंगा और अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक गुजारूंगा। लेकिन महेश जी की ये सारी सोच केवल सपना बन के ही रह गए, क्योंकि वे जैसे ही रिटायर हुए तभी उन्हें लकवा लग गया था और लकवे का झटका इतना जोरदार था कि वे बिल्कुल बिस्तर में ही लग गए थे। और जिन बच्चों को उन्होंने माँ और बाप दोनों बन के संभाला था, आज वे बच्चे, खासकर बेटा, क्योंकि बेटी तो विवाहिता थी, अपने पिता को उसकी शादी के बाद पूरी तरह से भूल सा गया था। उसे अपने पिता की याद आती केवल महीने की पहली तारीख पर, क्योंकि इस तारीख पे उसे पिता को साथ में ले जाकर उनकी पेंशन निकालनी होती थी। महेश जी को रिटायरमेंट पर काफी पैसा मिला था, लेकिन वो उसमें से एक भी रुपए का उपयोग नहीं कर पाए थे खुद के लिए। सारा पैसा उनके बेटे नीलेश ने ले लिया था, अपने अकाउंट में जमा करवा लिया था। बाहर सब जगह वो यही कहता था कि पिता तो लकवे के मारे बीमार पड़े हुए, उनकी सारी देखभाल, उनका दवाइयों का खर्चा सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और इसी वजह से उसने पिता की रिटायरमेंट की जो पैसा था उसमें से एक भी रुपया अपनी बहन को नहीं दिया था। महेश जी बिल्कुल लाचार हो चुके थे, क्योंकि नीलेश बड़ा ही लापरवाह स्वभाव का लड़का था और शादी होने के बाद में उसकी लापरवाही और बेशर्मी बढ़ती जा रही थी। पत्नी के इशारों पे वो चलता था, जैसे उसकी पत्नी उसके कान फूंकती, उसी वजह से वो उसी तरह से व्यवहार करता। उसे अपने पिता के एहसानों की, उपकारों की जरा भी कदर न थी। एक तरह से वो पिता के सारे एहसान भूल चुका था। उसे केवल पिता के 1 तारीख वाली पेंशन से मतलब हुआ करता था। महेश जी ने कविता का विवाह
अपनी बहन के बेटे से ही करवा दिया था। कविता अपने घर में खुश थी। उसने कभी भी अपने पिता से एक पैसा भी मांगा नहीं था। एक तो वह बड़ी समझदार थी, दूसरी वो बड़ी स्वाभिमानी भी थी और उसे मालूम था कि पिता ने बच्चों को जिस तरह से पालन पोषण किया है, वो एक तरह से बच्चों के ऊपर बड़ा एहसान था और उस एहसान की उसे बड़ी कदर थी। वो नीलेश जैसी मतलबी और स्वार्थी भी नहीं थी। अपने घर में रहते हुए उसे पूरे समय अपने पिता की याद और चिंता सताती रहती थी। जब जब वो अपने पिता की तबीयत देखने के लिए घर पे पहुंचती, तो वो अपने पिता की स्थिति देख के, उनकी दीनहीन अवस्था देख के हर बार और अधिक दुखी मन से वापस अपने घर पहुंचती। उसने नीलेश को कई बार पिता के प्रति उसके जो कर्तव्य है, उनकी याद दिलाने की कोशिश भी की। उसने समझाते हुए से कहा था कि पिता की सारी कमाई तो तुम लेते हो, उनकी पेंशन अभी भी इतनी है कि उनकी तुम दवाइयाँ आराम से ला सकते हो। तुम लोगों से उनकी साफ सफाई नहीं होती, तो उनके लिए किसी मेल नर्स का इंतजाम करो। उन्हें कैसे नर्क की जिंदगी जीनी पड़ रही है, जरा तुम आंखें खोल के देखो तो सही। लेकिन नीलेश पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वो भयंकर लालची और मतलबी बन चुका था। आज भी कविता जब अपने पिता को मिलने आई, तो उनकी तबीयत देखने के लिए जब उनके पास जाके बैठी, तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। बिस्तर देख के साफ मालूम पड़ रहा था, पता नहीं कितने दिनों से बिस्तर को साफ नहीं किया गया है और न ही पिता को साफ किया गया है। कविता रोती जाती थी और साथ ही अपने पिता से क्षमा भी मांगती जाती थी, साथ ही उनकी स्वच्छता सफाई भी करती जा रही थी। महेश जी की आंखों के कोरों से भी आंसू ढलकते जा रहे थे। मुंह से तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, लकवा उनके पूरे शरीर पर लगा हुआ था। जब नीलेश अपने काम से घर वापस आया, तो कविता ने उसे आवाज देके अपने पास बुलाया और अपने पास बिठा के उसे समझाने लगी। भैया तुम देखो पिताजी की क्या स्थिति हो रही है, ये पूरी तरह से बिस्तर से लगे हुए हैं, तुम उनकी साफ सफाई भी नहीं करते। आज उसने उसे फिर से कहा कि अरे तुम लोगों से नहीं साफ सफाई होती, तो उनके को नहलाना, बिस्तर साफ करना, इसके लिए तुम कोई मेल नर्स की इंतजाम करो। आज तक उन्होंने जितना कमाया है और आज भी जितना कमा रहे, वो सब कुछ तुम अपने ऊपर खर्चा करते हो। थोड़ा उनके लिए लगाओ पैसा, तो थोड़ा तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती पिताजी को देख के? कभी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी उनकी सेवा करो? भगवान ना करे कि कभी तुम पर भी ऐसी स्थिति आ जाए। और अगर तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी तरफ से मुंह फेर लिया, तब क्या होगा? उन्हें किसी फिजियोथेरेपिस्ट से को बुलाकर उनकी एक्सरसाइज कुछ तो करवाओ। तुम दिखाओगे डॉक्टर को, तब तो डॉक्टर कुछ तुमको बताएंगे कि इनके लिए क्या करना चाहिए। कविता अपने भाई नीलेश को सभी बातों का एहसास करा देने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका तो पूरा खून ही सफेद हो चुका था। इतनी बातें सुनकर भी उसके कानों पे जूं तक न रेंगी। नीलेश उसकी तरफ बेशर्मी से देखने लगा। मेरे पास में कहाँ पैसा है, मैं इनका इलाज कहाँ से करवाऊं? मैं कोई टाटा बिरला हूँ या अंबानी हूँ क्या? या मेरी कोई फैक्ट्री लगी हुई है? जो पैसा इनका आता है हमारे घर में खर्चा हो जाता है। नीलेश के बेशर्मी देखकर कविता हैरान रह गई। बोली, अरे पिताजी के रिटायरमेंट में जो पैसा मिला वो सब तुमने रखा। मैंने तुमसे उसमें से एक पैसा भी मांगा नहीं और तुमने दिया भी नहीं। और हर महीने में पिताजी की पेंशन आती है, वो भी अच्छी खासी आती है। क्या उसमें से पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकते? इतने खर्चे बढ़ गए तुम्हारे कि जो पूरे ही नहीं होते हैं। नीलेश ने उसी बेशर्मी से हंसते हुए जवाब दिया, अरे तेरी नजर तो उसी पैसे पे है, उनकी पेंशन और उनका रिटायरमेंट का पैसा। इसी बारे में तू हमेशा बातें करती रहती कविता। लेकिन तू ये भूल गई कि तेरी शादी के समय तेरे लिए कितना दहेज दिया था उन्होंने। तब तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था कि तुम कविता को इतना पैसा क्यों दे रहे हो। नीलेश की ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर कविता तो हक्की बक्की रह गई। नीलेश इतना स्वार्थी मतलबी हो गया होगा, इतनी वाहियात तरीके से बात करेगा, ऐसा उसे कभी लगा नहीं था। वो समझ गई कि किसी भी तरह से नीलेश को किसी भी चीज का एहसास कराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें जो शर्म ही बाकी नहीं थी और ना ही उसके अंदर सहानुभूति जैसी कोई चीज या किसी के लिए हमदर्दी जैसी कोई चीज ही बाकी रह गई थी। कविता का मन कर रहा था कि वो मायके में रहकर अपने पिता की सेवा करे, उनके इलाज के लिए कुछ प्रबंध करे, लेकिन उसके बच्चे भी छोटे थे जिन्हें छोड़कर वो आई थी। वापस जाना उसकी मजबूरी थी। आखिर शाम होते होते उसे वापस निकलना पड़ा अपने घर के लिए। निकली तो सही, पर उसके पांव भारी भारी हो रहे थे पिता की चिंता के मारे। पता नहीं पिताजी की क्या हालत होगी अब आगे। पता नहीं पिताजी को आज तो उसने खाना बना के खिला दिया था,
पर आगे क्या होगा? आज तो उसने उनके कपड़े बदले थे, पर आगे क्या होगा? उसे मालूम था कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इधर उसके पति का बराबर फोन आ रहा था कि कविता कितनी देर हो गई, अभी तुम्हें वापस लौटने में कितनी देर है। बेचारी कविता एकदम लाचार सी हो गई थी। पिता से मिलकर आते समय हमेशा ही उसका दुख बढ़ता ही रहता था, लेकिन आज तो नीलेश की बातों से उसकी पूरी उम्मीदें ही टूट गई थी। एक लड़का अपने पिता के प्रति इतना कठोर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पिता ने बचपन से लेकर बड़ा होने तक कितना कुछ अपने लिए किया रहता है, ये सारी बातें कैसे कोई शादी होते ही भूल जाता है? ये विचार करते करते भारी मन से कविता अपने घर पहुंच गई। उसके भी परिवार में घर की हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपने पिता के लिए यहाँ से कुछ पैसे उठा के भेज सके, या उनका इलाज करवा सके, या उनके लिए कोई नर्स का इंतजाम कर सके। कविता के पति का कपड़े की दुकान थी, उसमें उनके परिवार का ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके भी बच्चे थे जिनके खर्चे अलग थे, स्कूल था। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने पिता के लिए कुछ करे। बहू तो बड़े ही कठोर मन की थी, उसके साथ तो कुछ बात करना ही बेकार था। पति के कान भर भर के उसने नीलेश को भी उसके समान ही कठोर और निर्दयी बना दिया था। यही वजह थी कि कविता के इतने प्रकार से भावनिक, इतनी इमोशनल बातों का भी नीलेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कविता को मालूम था कि हर महीने की पहली तारीख पे नीलेश पिता को नहलाता धुलाता है, साफ कपड़े पहनाकर अपने साथ उनके ऑफिस में ले जाता है और वहां से पेंशन लेके आता है। तब तो उसे पिता को नहलाने में गंदगी नहीं लगती थी, ना ही उनका काम करने में उसे दुर्गंधी आती थी, क्योंकि उसे केवल पैसे से मतलब था। जब पैसा घर में लेकर आता था, उसके बाद में फिर महीने भर के लिए वो पिता की तरफ देखता भी न था। नीलेश और उसकी पत्नी दोनों का ही स्वभाव पैसे उड़ाने का था। पेंशन का पैसा आने के बाद में 8-15 दिनों में सारा पैसा वो दोनों घूम फिर के शॉपिंग करके खत्म कर देते थे, और फिर बाकी महीने के दिन ऐसे पैसा नहीं है पैसा नहीं करते हुए निकालते थे। और महेश जी के कमरे के बाहर से हमेशा यही बोलते हुए निकलते थे कि पूरा महीना पता नहीं हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहता, और हमारे रोज का खर्चा हम जैसे तैसे चला रहे, तो फिर आपके लिए दवा पानी या और किसी चीज का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे, और आपको क्या खिलाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन फिर निकल गए। अब कविता कुछ दिनों के बाद में फिर एक बार आई। पिता की हालत, पिता की तबीयत इस बार वो अपने पर्स में एक चीज अपने घर से छुपा कर लेकर आई थी। ये चीज थी कविता की चूड़ियाँ। वो सोने की चूड़ियाँ जो कविता को उसके पिता ने उसके विवाह के समय हाथ में पहना दी थी। आज वही चूड़ियाँ उसने अपने पिता के इलाज के लिए बेचने का निर्णय कर लिया था। पिता के पति को भी हमेशा पैसे की जरूरत पड़ी ही रहती थी, इसलिए उसने ये चूड़ियां अपने पति से भी बड़ी छुपा कर यहाँ लाई थी। कविता के सामने भी उसके दो छोटे छोटे बच्चों के चेहरे थे, उनके भविष्य का ख्याल भी उसके मन में था। लेकिन उसने सोचा आज इस समय तो मुझे मेरे पिताजी की तबीयत ठीक करने की, उनके लिए अच्छा कुछ इंतजाम करने की ज्यादा चिंता है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए कुछ और सोचूंगी बाद में। उसने ये भी सोचा कि चूड़ियाँ पिता की दी हुई है, उन्हीं के काम में अगर आती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसे लगता था कि किसी भी तरह से अगर पिता ने अपने काम करने लायक हो जाए, थोड़ा घर में ही सही चल फिर ले, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकेगी। फिर वो बेटा और बहू के ऊपर आश्रित नहीं रह जाएंगे, उनकी लाचारी कुछ तो कम होगी। कविता जब घर में पहुंची तो उसने देखा कि पिता हमेशा की तरह ही बिस्तर में पड़े हुए। आज तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी हो जो अपनी झोपड़ी में बिल्कुल लाचार और बेबसी की जिंदगी जी रहा है। उनकी एक एक हड्डी साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब भी वे कविता के चेहरे की तरफ देखते तो उनकी आंखों में थोड़ी आशा की झलक दिखाई देती थी। कविता की तरफ वे ऐसे देखते जैसा कोई भूखा बच्चा अपनी माँ की तरफ देखे। कविता जब उनकी इस नजर को देखती तो उस नजर का सामना न कर पाती। उसे बड़ी शर्मिंदगी होती खुद की बेबसी पर, क्योंकि उसकी इच्छा होते हुए भी वो पैसे उठाकर उनके लिए कुछ काम नहीं कर पाती थी। इसीलिए आज उसने ये निर्णय किया था, वो अपनी सोने की चूड़ियां लेकर आ गई थी। जब जब उसे पिता से मिलने के लिए आना होता था, तब तब उसे अपनी पड़ोसी भाभी जो थी उनकी उनके एहसान लेने पड़ते थे, क्योंकि जब वो घर में ना रहती थी तब उसके दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके हाथ जोड़ के उनसे विनती करती थी, और तब वो तैयार हो जाती थी। इस तरह से अपने पड़ोसिन के एहसान लेके वो अपने पिता से मिलने आ पाती थी।
कविता ने घर पे आने के बाद हमेशा की तरह पहले पिता के कपड़े बदले, उनका बिस्तर साफ किया, उन्हें साफ कपड़े पहनाए। महेश को भी साफ कपड़े और साफ बिस्तर मिलने के बाद में उन्हें अच्छा लगता था। वैसे तो वे कविता के पिता थे, लेकिन फिर भी वे बेचारे जब जब कविता उनकी इस तरह से सेवा करती तो उनकी आंखों में धन्यवाद के आंसू झिलमिलाने लगते। ऐसा भी जमाना आएगा ही सही जब बच्चे अगर उनका कर्तव्य पूरा करे तो माँ बाप उनके एहसानों के लिए उनका शुक्रिया माना करेगा। कविता जब उनकी आंखों को इस तरह से आंसू से झिलमिलाते देखती तो उनसे कहती कि पिताजी प्लीज आप ऐसे मत देखिए, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, आपके इतने उपकार है, आपने हमें बड़ा किया है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए। नीलेश तो पिताजी बड़ा एहसान फरामोश निकला, उसे आपके किए की जरा भी कदर नहीं। लेकिन महेश जी ने आंखों में ही यह भाव प्रकट किया कि उन्हें नीलेश से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। कविता को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पिता का हृदय कितना विशाल है कि उन्हें बेटे से अभी भी कोई तकरार नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। ऐसा पिता भी बड़े नसीब से ही मिलता है। लेकिन नीलेश को इस किसी भी बात की कोई कदर नहीं थी। कहते कहते कविता की बातों में गुस्सा टपकने लगा। गुस्से में भरी वो बोली, देखना पिताजी, नीलेश को बुढ़ापे में आपके जैसे ही कुछ न कुछ हो जाएगा, उसके बेटे भी उसके साथ में ऐसे ही करेंगे जैसे वो आपके साथ में कर रहा है। लेकिन महेश जी ने अपना हाथ धीरे से कविता के हाथ पे रख दिया और आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे कविता का गुस्सा थोड़ा ठीक हुआ। थोड़ी देर उसने पिता से बात की, उसके बाद में नीलेश के रूम में गई। उसने देखा नीलेश के रूम में एसी लगा हुआ है और उसमें बैठा हुआ आराम फरमा रहा था। कविता को लग रहा था कि जाके उसके गालों पे 4-6 तमाचे जोर से लगा दे और पूछे कि एसी का बिल भरने के लिए तुम्हारे पास में पैसे रहते हैं, लेकिन पिताजी के दवाइयों के लिए कुछ पैसे तुम नहीं निकाल सकते हो। फिर उसने सोचा कि भाई के साथ में बिना वजह से दुश्मनी बढ़ाने तो हो सकता है कि महेश जी की स्थिति और भी बिगड़ जाए। सब कुछ सोच के वो बड़े शांत भाव से नीलेश के पास में आ बैठी और उसने अपने पर्स में से सोने की चूड़ियां निकाल के नीलेश के हाथ में रखी। देखो नीलेश, ये चूड़ियां मुझे पिताजी ने ही दी है मेरी शादी में। इन चूड़ियों को बेचकर भी मैं उनका ऋण चुका नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे पास में और कोई चीज नहीं है जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। ये चूड़ियां हैं, तुम इन चूड़ियों को बेच के पैसा लो और उससे पिताजी के लिए इलाज करवाओ, फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजाम करो, उनके लिए एक मेल नर्स का भी इंतजाम करो। मेरी कितनी भी इच्छा हो लेकिन मैं बार बार अपने घर से यहाँ आ नहीं पाती हूँ, तो भैया ये सब तो मेरे को ही करना होगा। पता नहीं कविता की बातें नीलेश के कान में पड़ भी रही थी या नहीं, वो उन चूड़ियों की तरफ ही आंखें फाड़ फाड़ के देखे जा रहा था। तभी नीलेश की पत्नी वहां आई और उसकी आंखें भी सोने की चूड़ियां देखकर चमक उठी। अरे सोने की चूड़ियां कौन लाया है, किसके लिए लाया है, लाओ मैं पहन के देखूं। भाभी की बात सुन के कविता एकदम कैसे कैसे आशंकाओं से भर उठी। उसने सोचा कि कहीं ये ना हो कि उसकी चूड़ियां भाभी अपने हाथ में पहन के बैठ जाए, तब उससे वो चूड़ियां निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और पिता की सेवा भी ना हो, पिता का इलाज भी ना हो पाएगा। मगर फिर नीलेश ने बोलना शुरू किया, कविता तू चिंता मत कर, पिताजी तेरे अकेले के थोड़ी ना पिताजी है, मेरे भी है। मुझसे मेरे घर के खर्चों की वजह से उनका इलाज करना नहीं जम रहा था, लेकिन अब ये पैसे आ जाएंगे ना, तभी उनका इलाज करवाऊंगा और तू जो जो कुछ कह रही है वो सब करवाऊंगा। मैं तो कविता ऐसा अभागा हूँ कि सोचने पर भी कि मेरी कितनी भी इच्छा हो, मेरे पास में पैसे ही नहीं रहते कि पिताजी का इलाज करवा पाऊँ, लेकिन अब और नहीं, मैं करवाऊंगा। नीलेश की बात सुन के कविता को लगा कि शायद नीलेश अब पिता की तरफ ध्यान देगा। कविता ने उससे आगे कहा, देखो तुम्हें चूड़ियों को बेचो और आज डॉक्टर से उनका इलाज करवाओ। देखो नीलेश, अगर उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है तो तुम्ही लोगों को कम तकलीफ होगी, तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी कि नहीं। हाँ हाँ कविता, तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा, अब तो चिंता ही मत कर, पिताजी की सारी देखभाल मैं जरूर करूँगा। ये कहते हुए नीलेश ने उन चूड़ियों को अपनी जेब में रख लिया। नीलेश सब कुछ ऊपरी मन से कह रहा था, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि बहन भी कितनी बेवकूफ है, खुद के हाथ से ही अपने चोर भाई को अपनी चूड़ियां लाकर दे दी और इस तरह से मेरा ईमान और बिगाड़ रही है। कविता बेचारी सरल स्वभाव की थी, उसे इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि उसका भाई, एक बार भी उसे मन में ये नहीं लगा था कि उसका भाई कितने निम्न स्तर पर उतर सकता है। लेकिन जब आदमी का ईमान डोल जाता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है।
कविता अपने घर के लिए लौट गई। उसके जाने के बाद में नीलेश ने वो चूड़ियाँ हाथ में ली और खूब बारीकी से उनका निरीक्षण करने लगा। उसने सोचा चूड़ियाँ नकली तो नहीं होंगी, शादी में दी थी पिताजी ने, इसका मतलब सोने की होंगी। तभी उसकी पत्नी आई और उसके हाथ से चूड़ियाँ छीन के अपने हाथों में पहन ली। बोली, कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं, मेरी शादी में तो क्या किसी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। वैसे तो ससुराल वाले लोगों की ये जिम्मेदारी रहती है नई बहू को चूड़ियाँ गहने चढ़ाए। नीलेश अपनी पत्नी की तरफ देखते रहा, फिर बोला, तो तुम क्या चाहती हो, मैं इन चूड़ियों का क्या करूं, बताओ। नीलेश तो अपनी पत्नी का ही गुलाम था, जो वो कहती वही वो करता। ऐसा लगता था कि जैसे उसने नीलेश पर कोई जादू करके रखा है। उसकी पत्नी एकदम ही बोल पड़ी, बाप रे कितनी गर्मी पड़ी यहाँ पर, बम्बई की गर्मी यानी ऐसी सड़ी गर्मी रहती है, बार बार लाइट चले जाते हैं, कितनी गर्मी हो रही है। और देखो नीलेश, हम लोग तो हनीमून पर भी कहीं नहीं गए। उसकी बात सुनकर नीलेश बेशर्मी से हंसने लगा। तो क्या हनीमून पर चलने का विचार है तुम्हारा? हाँ हाँ, ये विचार तो बहुत ही बढ़िया है नीलेश। अगर तुम्हारे मन में पिता के लिए सहानुभूति की भावना ना जागी तो हनीमून जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नीलेश अपनी पत्नी का इशारा समझ गया, कहने लगा, अरे कविता तो बेवकूफ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अरे लकवे पे कोई इलाज है क्या, वो तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पिताजी पे पैसे खर्चे करने में जरा सा भी दुख नहीं है। नीलेश की पत्नी भी यही चाहती थी। बोली, चलो हम आज ही निकल जाएंगे, थोड़ा आउटिंग करके आए कुछ दिनों के लिए। तुरंत ही नीलेश और उसकी पत्नी कश्मीर घूमकर आने के लिए अपने बैग पैक करने लग गए। नीलेश ने चूड़ियाँ सुनार को बेच दी और पैसे खुद के जेब में डाल लिए। इसके बाद पिता के जेब में थोड़े बहुत रुपए डाले और अपनी पत्नी को लेकर कश्मीर के लिए निकल गया। जैसा नीलेश था वैसे उसकी पत्नी थी, दोनों ही खूब फिजूल खर्ची करते थे। अब उनके हाथ में पैसे आ गए थे, इसलिए जब तक वो पैसा उनके पास में था तब तक वो खर्चे करते ही जाने वाले थे। पैसा खत्म होने तक उन्हें जरा भी सुकून नहीं मिलने वाला था। उधर कविता अपने घर में बड़े चैन से बैठी थी कि अब तो मैंने चूड़ियाँ दे दी है, पैसे मिलेंगे तो नीलेश निश्चित ही पिता का इलाज करवाएगा। कविता की चूड़ियाँ जिस लॉकर में रहती थी उसकी चाबी कविता का पति अपने पास में रखता था। एक बार किसी तरह से वो चाबियाँ कविता के हाथ लग गई थी और इसलिए उसने वो चूड़ियाँ निकाल ली थी उसमें से, लेकिन उसने अपने पति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उस दिन शाम को उसका पति जल्दी आ गया। कविता ने उसे आश्चर्य से देखा तो पूछा, क्यों, सब कुछ ठीक तो है, जल्दी कैसे आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तब वो बताने लगा कि दुकान में काफी बड़ा नुकसान हो गया था और सोच रहा था कि घर में जो थोड़ा बहुत सोना है उसे बेचकर उस नुकसान को पूरा किया जाए। उसने ये भी कहा कि कविता, तुम्हारे गहने अभी ले लूंगा, लेकिन जैसे ही हालात सही हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी चीजें फिर से वैसी बनवा के दे दूंगा। ये कहकर वो लॉकर की तरफ जाने लगा और लॉकर खोल के उसने देखा। उसकी बातें सुनकर कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसका बीपी लो होने लग गया। इधर उसके पति ने लॉकर खोला तो उसमें जो थोड़ी बहुत चीजें थी उसमें से चूड़ियां तो गायब ही थी। वो कविता पर चिल्ला पड़ा, चूड़ियां कहाँ गई, चूड़ियां नहीं दिख रही यहाँ पर, इस घर में तुम्हारे सिवा और कौन है, मैंने तो निकाले नहीं है, तो तुम्ही ने निकाली होगी, मुझे तुरंत ढूंढ के दो, निकाल के दो चूड़ियां कहाँ रखी है, वरना तुम इस घर से निकल जाओ, ये अपने बच्चों को उठाओ और जाओ यहाँ से। सरल स्वभाव की कविता ने उसके पांव पकड़ लिए और उससे विनती करने लगी। फिर उसने बोल ही दिया कि क्योंकि उसके पिताजी का इलाज करने के लिए उसके पास में से दूसरी किसी तरह से मदद नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसने वो चूड़ियां अपने भाई के पास बेचने के लिए दे दी थी। कविता की ये बात सुनकर तो उसके पति का गुस्सा चरम पे पहुंच गया। अरे बेवकूफ, नीलेश तो उसकी पत्नी के साथ में कश्मीर घूम रहा है, निश्चित ही वो तुम्हारी चूड़ियों को बेच के उसी पैसों से वहां घूमने फिरने गया है। अब तुम निकल जाओ, मेरी आंखों के सामने खड़ी मत हो, लो अपने बच्चों को अपने साथ और निकल जाओ। जिन पिता के लिए तुमने वो चूड़ियां बेचे हैं ना, उन्हीं के पास में जाकर रहो, वहीं जाके उनका इलाज करो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए उसने कविता को घर से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कविता काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसके बच्चे भी रो रहे थे और वो भी रोती जा रही थी, लेकिन उसके पति को उस पर जरा भी दया नहीं आई। अंधेरा पड़ने लगा तब कविता ने सोचा कि शायद आज तो मुझे मेरे पिता के घर ही वापस जाना पड़ेगा, फिर शायद कुछ दिनों में पति का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो मुझे वहां से लेने के लिए आ जाएंगे। ये सोचकर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने आंखों में आंसू लिए वो अपने पिता के पास पहुंची
उसे देखकर पिता की आंखों में फिर आंसू आ गए। पिता की स्थिति तो जैसी थी वैसी थी, उसमें जरा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। नीलेश ने उनके लिए किसी भी तरह का कोई इंतजाम कुछ भी नहीं किया था। उधर नीलेश अपनी पत्नी के साथ में कश्मीर की वादियों में घूम रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई है। मौज मस्ती करके और सारा पैसा फिजूल खर्ची में उड़ा के वे लोग अपने हनीमून ट्रिप से वापस आए। घर में आकर उन्होंने जो देखा उससे उनका उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि महेश जी पलंग पर उठ के बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर काफी स्वास्थ्य की लालिमा भी दिखाई दे रही थी। महेश जी जो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे अब सहारे के बिना, वो अपने आप बैठे हुए थे। चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी और साथ ही वे कुछ बोलने का प्रयास भी कर रहे थे। पास में ही उनके एक वॉकर पड़ा था, जिससे नीलेश को समझ में आ गया कि शायद वे वॉकर का सहारा लेकर थोड़े घूम फिर भी पाते होंगे। कविता उनकी सेवा शुश्रूषा करने में बिजी थी। साथ ही एक मेल नर्स भी वहां पर उपस्थित था। कविता उनके लिए कुछ खाने के लिए नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। कविता के दोनों बच्चे खेल रहे थे। घर में इतना परिवर्तन देख के नीलेश को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी पत्नी को गुस्सा आ रहा था कि ये ननद यहाँ पे क्या कर रही है। वो अपने पिता के पास पहुंचा और पूछने लगा कि पिताजी, आपके पास में इतने पैसे कहाँ से आ गए कि आप अपना इलाज करवा के इतने सही हो गए हो। पिता उसकी तरफ आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रखकर देखने लग गए। तब कविता ने सामने आकर बताया, भैया सुनो, मैं सब बताती हूँ। पिताजी की तबीयत अभी इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि वो सारी बातें तुमको अपने मुंह से ठीक से बता पाए। पिताजी के एक मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, शायद तुम्हें भी उनका नाम मालूम हो। इतने दिन से अपने आप पर मुझे इसी बात का आश्चर्य होता है कि मुझे अब तक उनका नाम क्यों नहीं याद आया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और यहाँ रहने लगी तब मुझे याद आया कि वो डॉक्टर जो हैं पिताजी के मित्र हैं, तो क्यों ना उनसे कुछ सहायता ली जाए। पिताजी ने किसी जमाने में उन पर कुछ एहसान किया था। जब मैंने उनके साथ में बात की पिताजी की तबीयत के बारे में, तो उन्होंने खुद आकर पिताजी की सारी जांचें करवाई। उसके बाद में उन्होंने बिना एक भी पैसा लिए पिताजी का सारा इलाज करवाया। उनके यहाँ जो एक मेल नर्स था उसको यहाँ पे भेजा है। फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट भी उन्होंने इनके लिए लगा दिया, दवाइयाँ भिजवाई। इतना सब उन्होंने एक भी पैसा लिए बिना किया है। मैंने उनसे पूछा भी तो बोले, अरे मैं जब छोटा था तब तेरे पिता ने, ये मेरे दोस्त थे, इन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया था, मैं उस एहसान को कभी चुका नहीं सकता। तो मैं अब इनके लिए थोड़ा बहुत करूं तो शायद कुछ तो ऋण उतरेगा। यह देखो, उन डॉक्टर ने बिना एक भी पैसा लिए पिताजी की तबीयत सुधारने में कितनी मदद की है। अब तो पिताजी काफी ठीक है और अब बहुत जल्दी रिकवरी होगी उनकी, ऐसा वो डॉक्टर साहब कह रहे थे। सारी बातें सुन के नीलेश और उसकी पत्नी काफी शर्मिंदा हो रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कविता घर में आ गई, उसे कैसे उसके ससुराल वापस भेजा जाए। अगले दिन सुबह जब डॉक्टर आए, फिजियोथेरेपिस्ट भी आया, उनके सामने महेश जी ने नीलेश को सामने बुलाकर कहा, नीलेश, हालांकि उनकी बातें समझना कठिन था, फिर भी जो कुछ उन्होंने बताया उससे नीलेश इतना तो समझ गया कि पिताजी ये चाहते हैं कि घर के दो हिस्से कर दिए जाए। एक में नीलेश रहेगा, दूसरे में कविता रहेगी, क्योंकि जब तक उसके पति का गुस्सा ठंडा नहीं होता तब तक तो वो यहीं रहेगी। और जब उसी के हिस्से में पिताजी रहेंगे और मेल नर्स तो वह उनके साथ में रहेगा ही सही। इसके अलावा उनकी पेंशन जो है वो कविता और उसके बच्चों के लिए और उनके इलाज के लिए खर्च की जाती रहेगी। और कविता जब वापस उसके घर चली जाएगी तब एक कमरा अपने लिए रख के 2-3 कमरे वे किराए पर उठा देने वाले थे, जिससे कि उनका खर्चा भी चलता रहे, पेंशन तो रहेगी सही। उन्हें मेल नर्स की जरूरत पता नहीं अभी कितने दिन तक पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सब कुछ तय किया था। डॉक्टर साहब महेश जी की बातें सुनकर काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने नीलेश से कहा, नीलेश बेटा, जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय किया हुआ है। और जो तुम्हारी बहन है कविता, ऐसी बहन और ऐसी बेटी भगवान नसीब वालों को ही देता है। नीलेश अपने पिता की बातें सुनकर बड़ा टेंशन में आ गया। उसे अपने व्यवहार पे पश्चाताप भी हुआ, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। उसे लगा कि वो थोड़ा भी पिता का ध्यान रखता तो पिता के रूप में इतना बड़ा पैसे का स्रोत उसके हाथ से निकल ना जाता और न ही पिताजी के मन में कभी ये आता कि घर के हिस्से कर दिए जाए। नीलेश और उसकी पत्नी माथे पर हाथ रख के सोचने लगे
कि अब आगे की ज़िंदगी पता नहीं कैसे बीतेगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी एहसान। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।